हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, GS3 का टॉपिक देख रहे हैं हम लोग। इट्स पार्ट ऑफ GS3। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का ये नोट्स है, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दैट, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसकी खास बात है। पहले एक डिफिनीशन देख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करूँगा मैं। इट इज़ जोग्राफिकली डिफाइंड एरिया इनसाइड अ कंट्री। तो एक इनसाइड अ कंट्री एक एरिया को डिफाइन करके दिया गया। ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो एक डिफाइंड एरिया हो गया जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड लॉज लिबरल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफिनीशन हो गई। लेट्स बिगिन विद इट। अगर मान लो आपका SEZ है, क्या होता है SEZ? लेट्स बिगिन विद हियर। चलिए, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने अपनी एक कंट्री बना दी, प्यारा भारत ये हमारा हो गया। और यहाँ पे मान लो मोस्टली जो SEZ होते हैं कोस्टल एरियाज़ में बने होते हैं। सबसे पहले इनका मेन जो काम होता है टू बूस्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, ठीक है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनको कॉम्पिटिटिव बनाना, हमारे प्रोडक्ट्स को क्या बनाना, कॉम्पिटिटिव बनाना इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, उसमें हमारा प्रोडक्ट्स क्या हो, हमारा प्रोडक्ट चीपर हो, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट की क्या हो, डिमांड हो। अब हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना है हमारा, ठीक है, हमें चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करनी है। उसके लिए हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा क्या, वी विल हैव टू फैसिलिटेट क्या करेगा, ईजी बिजनेस इन्वायरमेंट, ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिससे क्या है, फॉरेन कंट्रीज आएंगी, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, प्लस ईजी बिजनेस इन्वायरमेंट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होगा, रैंकिंग इसमें अच्छी आएगी। और जो भी कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या है, पुश मिलेगा और वो प्रोडक्ट अपना बनाएगा, बहुत एफिशिएंट होगा, एंड दे विल शो देयर इंटरेस्ट। तो ये सब उनको फैसिलिटेट करना, मेनली बिजनेस को फैसिलिटेट करना, क्या कि ताकि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाओ। जिसके लिए जो लीगल हर्डल्स हैं, जो करप्शन है, लीगल हर्डल्स हैं, प्रोसीजरल डीलेज होते हैं, ये हम अभी देखते हैं, इन सबको क्या है, कम करना है। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपोर्ट्स जोन बन गया तो कई बार इट इज़ डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी। डीम्ड फॉरेन टेरिटरी मतलब ये फॉरेन होता नहीं है, बस एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इसको कहा जाता है, इंपोर्ट के लिए डीम्ड फॉरेन टेरिटरी। बिकॉज यहाँ कस्टम रूल्स और जो कस्टम लॉज होते हैं, कस्टम जो टैरिफ लगता है वो रिड्यूस हो जाता है, कस्टम कॉस्ट कम होती है, कस्टम डीले जो होता है ये कम हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसीजरल हर्डल्स हैं, ठीक है, जिससे कंप्लाई करना पड़ता है कंपनीज़ को, वो सब यहाँ कम हो जाता है, ठीक है, पर लॉज ईजी हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई ये एरिया डिफाइन कर दिया गया, तो ये जो लैंड दिया गया, यहाँ लैंड एक बिजनेस को चाहिए लैंड, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लैंड। गवर्नमेंट यहाँ पे आपको अपना लैंड दे दी। अब देखिए, लैंड एक्विजिशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लैंड एक्विजिशन लेते हो, फिर उसका क्या है, कंपनसेशन देना पड़ता है। तो यहाँ सरकार कंपनसेशन सरकार देती है। तो यहाँ सरकार आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे मान लो लैंड मिल गया, ठीक है, या लीज पे मिल गया, तो ये लैंड आपको लीज पे दे दी। तो एक कंपनी को लैंड एक्वायर करने के लिए दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है। ये जो कंपनी है उसको लैंड लीज पे मिल जाता है या सब्सिडाइज रेट में, तो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम से बच जाता है आदमी। और कई बार क्या होता है कि लैंड को क्या नाम है, एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर किसानों का प्रोटेस्ट हो जाता है कि नहीं हमारी ज़मीन न लो। तो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द फार्मर्स, और जो सरकार लैंड ले रही है या कंपनी लैंड लेगी, तो यहाँ पे प्रोसेस तो को ईज हो गया। तो प्रोसीजरल डिलेज भी यहाँ कम हो जाते हैं। ये हम आगे भी और सारी चीज़ें देखेंगे। तो जब यहाँ पे एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाता है, बहुत ही हाईली कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना गया, कंड्यूसिव फॉर बिजनेस। और ये क्यों सारी छूट दी जाती है, ये सारे जो रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं लॉज में, रिलैक्सेशन इन लॉज, ये ओनली दिए जाते हैं टू एक्सपोर्ट, ओनली फॉर एक्सपोर्ट। अब ये दो तरह का एक्सपोर्ट हो सकता है। जो हमारा मेनली फोकस है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट पे। मर्चेंडाइज मतलब यहाँ पे हो गया मैन्युफैक्चरिंग बेस वाला, क्योंकि ये हमारा अभी वीक है। IT एक्सपोर्ट में वी आर बेटर, IT एक्सपोर्ट में हम अभी बेटर हैं, ठीक है, बेटर हैं। तो ये ऐसा जोन क्रिएट किया गया जहाँ पे सब सारी, प्लस इस जोन्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ठीक है, या वाईफाई लगा दिया, डिजिटल कनेक्टिविटी दे दिया, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो अभी हम देखेंगे। तो मेकिंग दिस लैंड कंड्यूसिव, प्लस ये कोस्टल रीजन में है। कोस्टल रीजन देखें, ये मैप आपको दिखाता हूँ मैं, लेट मी शो यू द मैप। कहाँ गया ये मैप है आपका प्यारा सा,
देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए सब पोर्ट्स बने हुए हैं। ये पोर्ट बना हुआ है, JNPT का पोर्ट है, ये JNPT पोर्ट हो गया। देखिए यहाँ SEZ है, ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। ये अलग अलग तरह से भी हो सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है, कोई IT सेक्टर से रिलेटेड होता है, IT से रिलेटेड, कोई एनर्जी बनाने में यूज़ होता है, कोई इंटीग्रेटेड होता है, कई काम होते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब मल्टीपल काम, मल्टीपल टास्क हो जाते हैं, मल्टीपल टास्क। जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी, IT सर्विस भी हो गया। जैसे एक मोबाइल की कंपनी है, तो मोबाइल के लिए क्या है, हार्डवेयर चाहिए, तो और सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ठीक। तो इस हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए यहाँ पे, हार्डवेयर के लिए यहाँ पे भी एक कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी, कुछ कंपनीज़ होंगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए भी कंपनीज़ होंगी, और भी यहाँ कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ अब आप इंपोर्ट करोगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप इंपोर्ट हो, उस पर ड्यूटी फ्री होती है। तो अगर ये कंपनी कुछ यहाँ बना रही है, मान लो कोई XYZ यहाँ कंपनी है, इट इज़ मेकिंग समथिंग, कुछ XYZ कंपनी मेकिंग समथिंग, और उसके लिए बाहर से रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी कंपोनेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, या मोबाइल के लिए कंपोनेंट चाहिए, मोबाइल कंपोनेंट चाहिए, तो ये सब जो है रॉ मटेरियल चीपर कॉस्ट में मिल जाएगा, चीपर। और इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी, इंपोर्ट हर्डल्स नहीं होंगे, ज़्यादा हर्डल्स नहीं होंगे, तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ये सब मटेरियल, चीपर हो जाएगा। फिर फर्दर ये सब क्या करेगा, इट विल बूस्ट, ये सारा जो है फिर मिल करके जब ये ईजिली अवेलेबल होगा किसी कंपनी को, इट विल बूस्ट प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन इससे बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, और एफिशिएंसी आएगी, फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट हर्डल्स जो होते हैं, एक्सपोर्ट हर्डल्स जैसे क्वालिटी चेक किया जाता है, ठीक है, किस कंट्री में जा रहा है वहाँ सर्टिफिकेशन होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। जैसे यूरोप का है, कुछ EC टैग लगता है, फिर ISO से क्या नाम है सर्टिफाइड होता है, BIS स्टैंडर्ड जो है, तो ये सब सर्टिफिकेशन लगते हैं ताकि ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ना, क्योंकि फॉरेन कंट्री ट्रस्ट अवर प्रोडक्ट, ये फॉरेन कंट्री है, ये हमारा प्रोडक्ट को ट्रस्ट करती है, तो हम ट्रस्ट लूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं, ये सब एफिशिएंट बनाना, तो SEZ में क्या है ना, डीले कम हो जाता है। ये सब प्रोसेस में डीले को क्या करना है, ये सब जो हो रहा है इसमें रिड्यूस करना है आपको, डीले, जो रिड्यूस डीले, ठीक है। थोड़ा सा और आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये ज्योग्राफिकली डिफाइंड एरिया हो गया कंट्री के अंदर जहाँ बिजनेस और ट्रेड है, लॉज आर मोर लिबरल। कंपोनेंट्स देखिए, फैक्ट्रीज होते हैं इसमें, IT पार्क्स हो गया, ऑफिसेज बने होते हैं, दे आर मोनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है। लॉजिस्टिक है यहाँ पे, वेयर हाउस, ट्रक टर्मिनल बना है, कंटेनर यार्ड है, कई कंटेनर रखेंगे, ठीक है। यहाँ बैंक और कैफेटेरिया भी, एक्सेसरीज और भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वाटर सप्लाई है। ये देखिए, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, मतलब यहाँ इंडस्ट्री, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, ठीक है। और एक मिनी सिटी की तरह हो गया, ये श्री सिटी इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। ये शायद साउथ में ये भी है। अब सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ IT इंडस्ट्री रिलेटेड होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, तो सूरत SEZ, ये जेम और ज्वेलरी का काम यहाँ ज़्यादा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। मल्टी प्रोडक्ट वाला हो गया, देखिए मल्टी प्रोडक्ट, ये डाइवर्सिफाइड होता है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, ऑटोमोबाइल भी है, फूड प्रोसेसिंग भी हो रही है। अब फूड प्रोसेसिंग में क्वालिटी चेक होता है कि कैसा फूड प्रोसेस है, वहाँ हार्मफुल तो नहीं है जिस कंट्री में जा रहा है, तो उसके लिए क्वालिटी चेक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड लेट्स सी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये कस्टम ड्यूटी लगती है, कैसे ईज़ होता है बिज़नेस, कैसे बिज़नेस को आप कैसे ईज़ करोगे, कैसे आसानी लाओगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कस्टम ड्यूटी लग रही है, पेपर वर्क कॉस्ट हो रहा है कस्टम में, इंस्पेक्शन होता है, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट या इंस्पेक्शन हो गया, जिसकी वजह से डीलेज होते हैं। देखिए एक्सपोर्ट्स कम्पीट ग्लोबली, जो भी एक्सपोर्टर हैं वो ग्लोबली कम्पीट हो रहे हैं। अब अगर कॉस्ट बढ़ा है, ठीक है, कोई भी टैरिफ ज़्यादा लग गया, ठीक है, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है, पेपर वर्क है, कॉस्ट बढ़ गया, इससे प्रोडक्ट डीले होता है और इट बिकम्स एक्सपेंसिव, और इट एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो हमें चाइना से, वियतनाम से कंपेयर करना है, कम्पीट करना है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ, एक्सपेंसिव हो गया। अच्छा, स्टोरेज का चार्ज लगता है, शिपिंग अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ये सब में पैसा लग गया, क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, ये सब टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाते हैं, ऐसे सरकारी अफसर रोक के ठीक रखते हैं ये सब चीज़ों को। फिर कंप्लायंस चेक होता है, कंप्लायंस चेक क्या होता है, इट इज़ वेरीफाइंग, कंप्लायंस चेक में होता है टू वेरीफाई द एक्सपोर्टर इज फॉलोइंग ऑल रिक्वायर्ड रूल्स, जो एक्सपोर्टर है वो सारा रूल्स फॉलो कर रहा है, गुड्स आर सेफ एंड जेन्युइन, ये सब चेक किया जाता है कि गुड्स आपका सेफ हो, जेन्युइन हो, क्वालिटी हो अच्छी, सेफ्टी हो, हाइजीन हो, तो ISO स्टैंडर्ड है, जैसे CE मार्क है। आप यूरोपियन में अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो CE मार्क होना चाहिए, तो ये सब कस्टम वाले भी ये सब वहाँ चेक करेंगे। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस भी होना चाहिए, इट इज़ नॉट हार्मफुल, मान लो कोई पेस्टिसाइड जा रहा है या फर्टिलाइजर जा रहा है तो ये हार्मफुल नहीं है। तो कस्टम कंप्लायंस माने हो गया टू वेरीफाई द एक्सपोर्टर आइडेंटिटी, ये देखते हैं कि एक्सपोर्टर की आइडेंटिटी क्या है, कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन कंट्री जा रहा है,
इनवॉइस की वैल्यू देखना होता है कस्टम में कि बायर सेलर की डिटेल हो, प्राइस हो, क्वांटिटी हो, क्या ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर दी है या अंडर प्राइसिंग तो नहीं कर दी है। मान लो ओवर प्राइसिंग कर दिया, इसका मतलब मान लो 20 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आप 120 में क्यों बेच रहे हो, ओवर प्राइस क्यों कर रहे हो, 20 एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हो, क्या इलीगल मनी तो नहीं आप भेज रहे हो बाहर, क्या ऐसी कोई ख़राब गतिविधि में, इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं पैसा जा रहा है। अंडर प्राइसिंग मतलब आपने 80 रुपये कर दिया, यहाँ पर अंडर प्राइसिंग, इसको कहते हैं अंडर प्राइसिंग। अब अंडर प्राइसिंग क्यों कर रहे हो आप भाई, कहीं आप टैक्स बचाने के लिए, तो कस्टम टैक्स, कस्टम जो टैरिफ होता है उसको कम करने के लिए ये अंडर प्राइसिंग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कंप्लायंस। इससे क्या होता है, डीलेज होते हैं, बहुत ज़्यादा डीलेज होते हैं। इसको क्या किया गया, फिर ऑनलाइन किया गया, ठीक है, SEZ में सिंगल पोर्टल पे लाया गया, एक सिंगल पोर्टल पे लाया गया, सारा परमिशन वर्मिशन हो जाए। तो ये सब सारा जो चेक्स हैं थोड़ा सा ईज कर दिया जाता है, इन सब चीज़ों को आसानी लाई जाती है ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन जाए। हालांकि देयर इज ऑलवेज अ चेक, गवर्नमेंट ऑलवेज चेक करती है। एक डेवलपमेंट कमिश्नर होता है SEZ में, डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, प्रॉपर ऑडिट होती रहती है यूनिट्स की, ताकि चेक करें कि कहीं इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। फिलहाल ये सब सारी चीज़ें थी। अब देखिए यहाँ SEZ से क्या हुआ, SEZ से ईजियर एक इम्पोर्ट हो गया, टैक्सेस आर लो, इम्पोर्ट बिकम ईजियर, फास्टर अप्रूवल, स्मूथर ऑपरेशंस आर देयर, ठीक, और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग, मतलब मल्टीपल अप्रूवल एक ही जगह, जिसको कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल विंडो, एक ही जगह पे सारा क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है। तो सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट से एक ही प्लेटफॉर्म पे आप जा करके आप परमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये तो सिटी हो गया सिंगल विंडो। हाँ, सिंगल विंडो में मैंने कुछ ऑनलाइन साइट्स देखी थी, लेट मी शो द ऑनलाइन साइट्स। कुछ ऑनलाइन साइट्स, जैसे एक वन ऑफ द साइट इज़ देयर नेशनल NSWS। ये क्या होता है, नेशनल, थोड़ा विड्थ कम कर लूँ, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। तो इस पर अप्रूवल एक जगह पे मिल जाता है। और भी कुछ साइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल TG आई पास, ये तेलंगाना में एक आई पास बना हुआ है, ठीक है। और ये है कहाँ का, दिस इज ऑफ तेलंगाना। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। आइस गेट है, इसी तरह कस्टम स्पोर्ट क्लियरेंस के लिए एक आइस गेट बना हुआ है, आइस गेट सिंगल विंडो, ताकि मल्टीपल जगह से जो अप्रूवल चाहिए वो एक ही जगह पे ये हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप देख ही चुके हैं। वेरीफाइंग करना, रूल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाता है। देखिए इंपोर्ट इज़ ड्यूटी फ्री, यहाँ पे आपको दिखाएं अगर, तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल अप्रूवल एक जगह मिल जाता है, स्मूथर ऑपरेशन है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें फैक्ट्रीज़ हैं, बैंक्स, कैफेटेरिया होती हैं, देखिए। एंड दिस फर्दर लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन से FDI आएगा। FDI लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ये हमारे यहाँ की इन्वेस्ट करेंगे, दे विल इन्वेस्ट। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, और थोड़ा लिबरल लॉस की वजह से, दो देयर इज चेक बट स्टिल देयर द लॉज आर लिबरल। कस्टम क्लियरेंस आसानी हो जाती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ये कम हो जाते हैं, ठीक। और एक ही जगह पे, एक ही अगर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अगर जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यू वांट रॉ मटेरियल, तो आप रॉ मटेरियल इसी जोन के अंदर, ये कंपनी बना रही है, ये कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो वन हियर इज़ मैन्युफैक्चरिंग, वन इज़ प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल। एक यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है, ये आपको रॉ मटेरियल दे दिया यहीं पे, और ये आपका मैन्युफैक्चर करके बाहर भेज दिया। तो अब रॉ मटेरियल भी यहाँ आराम से मिल गया एक ही जगह पे। प्लस देयर इज स्टोरेज होता है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स होते हैं। एंड देन दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया इज़ वेल कनेक्टेड विद रोड्स एंड रेलवेज। जो रोड्स और रेलवेज से हैं ये एरिया बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। लेट मी शो यू, चलिए यहीं है, हाँ चलिए। तो यहाँ मान लीजिए ये है, यहाँ से आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो भी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो ये सब आपका इससे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो इनसे कनेक्टेड है, इनके पास में होता है, तो ये सब आसानी होती है कुछ भी पहुँचने में, ठीक है। तो दे आर वेल कनेक्टेड, तो लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा, जाहिर सी बात है,
और फिर ग्लोबल वैल्यू चेन को सपोर्ट करेगा। मान लो ये प्रोडक्ट यहाँ रॉ मटेरियल है, दिस रॉ मटेरियल है, या मान लो एक मोबाइल है, मोबाइल का कंपोनेंट चाहिए, मोबाइल का कंपोनेंट। अब मोबाइल का कंपोनेंट अगर दिस मोबाइल कंपोनेंट इज वेट अ मिनट दिस अवेलेबल हियर, अगर यहीं पे ये मोबाइल कंपोनेंट मिल गया तो ये आसानी से यहाँ आ जाएगा, बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। अगर बाहर से भी आया तो चीपर कॉस्ट में आएगा, पर यहीं अवेलेबल हो गया तो ये मोबाइल कंपोनेंट को सपोर्ट करेगा ग्लोबल वैल्यू चेन। सिंगल विंडो क्लियरेंस अभी मैंने दिखाई दिया, FDI आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो फ़ायदा होता है हमारा। फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी, दे ब्रिंग इंजीनियरिंग ब्रेन, नहीं ब्रेन तो चलो हमारे यहाँ से, स्पेशली दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी। फिर कैपिटल एसेट यहाँ पे बनाएंगे और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इनको चीप लेबर यहाँ मिल जाता है, इनके लिए फ़ायदा है कि इनको यहाँ चीप लेबर मिल जाता है, ठीक है। जगह मिल गई, लैंड मिल गया, और ईजी कस्टम क्लियरेंस मिल गया, टैक्स जो होते हैं टैक्स कम हो जाता है यहाँ पे। दो जो टैक्स होता है यहाँ कम कुछ, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ टेम्पररी, बट स्टिल कुछ तो लैक्सिटी मिलती ही है। फिर ये इससे एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, और रीजनल डेवलपमेंट है, जहाँ पे SEZ होते हैं वही रीजन डेवलप करते हैं। हालांकि ज़्यादातर हमारे SEZ पोर्ट्स पे हैं, तो ये कोस्टल एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, इनलैंड हमारा जो है बहुत कम यहाँ SEZ है। तो यहाँ रीजनल डेवलपमेंट में थोड़ी डिस्पैरिटी आती है, डिस्पैरिटी इज़ देयर, बट जिस रीजन में है उस रीजन में डेवलपमेंट होता है। वुमेंस को प्रेफरेंस मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन होती है, ये आंसर आप ऐड ऑन कर लो, इनोवेट करोगे, क्योंकि सारा फोकस आपका प्रोसीजरल हर्डल से हट के आपका सारा ध्यान जाएगा मैन्युफैक्चरिंग पे, आपका सारा ध्यान जाएगा इनोवेशन पे, बिकॉज योर माइंड इज नॉट डाइवर्टेड फ्रॉम सेटिंग ऑफ बिजनेस। आपको गवर्नमेंट जो है ईज करके दे रही है नॉर्म्स, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, मोर फोकस, इससे क्या होता है, मोर फोकस ऑन इनोवेशन, बाकी चीज़ में दिमाग हट गया। लेट टू जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब सारा हो गया। टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं, ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, अभी हमने पढ़ा है, GST में भी एग्जेप्शन होता है, FDI ईज कर दिया गया है, लाइसेंस फ्री इंपोर्ट हो गया, कस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया गया, डीले रिड्यूस किया गया, लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर की कोई कंट्री आती है तो उसको सोर्स करना है इंडिया से ही रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इसको ईजी किया गया। देन रिवाइज्ड लैंड एरिया है, ठीक है, पहले लैंड के लिए SEZ के लिए आपको चाहिए होता था 50 हेक्टर, 50 हेक्टर में भी SEZ खोला जा सकता है, ठीक है। देन वाइडनिंग ट्रस्ट, इससे क्या होगा, ट्रस्ट वाइडन होगा। प्लस जब FDI होता है, यहाँ पे FDI से क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस बढ़ती है हमारी, इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ हमारी एक्सेस बढ़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, पैसा देते हैं। मान लो एक कंपनी है, ये कोई ट्रस्ट बना लेती है और ये मान लो टोल वसूल कर रही है या और भी कोई काम होता है, तो एक ट्रस्ट बनाती है, उस ट्रस्ट में टोल वोल से पैसा जो आता है इसमें आता है और जगह से पैसा आता है। अब इस ट्रस्ट में कुछ यूनिट बाई करती है, कोई भी आप आओगे, आप शेयर होल्डर हो, आप यूनिट इस ट्रस्ट में यूनिट में बांट दिया जाता है इस ट्रस्ट को, ठीक है, एंड यू बाई दीज यूनिट्स, आप एज ए यूनिट्स बाय कर लेते हो, आपको फिक्स इनकम मिलती रहती है और आप पैसा देना पड़ता है इसके लिए फिर, ठीक है, इसका फिर प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये लोग फंड रेजिंग टेक्निक है इनकी, तो यूनिट्स में तोड़ देना, अपने ट्रस्ट को यूनिट्स में तोड़ते हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, यू परचेज इट, ठीक है, इसको भी सेबी रेगुलेट करता है, यू परचेज इट। जब आप परचेज करोगे तो आप यू फंड मनी, या आप मनी दोगे तो मनी आप अंदर इसको भेजोगे, तो ये फिर यूज़ करेंगे SEZ में, ये लोग पैसा ऐसा लगा सकते हैं, सब सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या हैं थोड़ा सा देख लीजिए। टैक्स बेनिफिट परमानेंट नहीं है, टेम्पररी होता है, 1 साल 2 साल के लिए। टैक्स हेवन कंसर्न हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स हेवन कंसर्न मतलब फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे शेल कंपनीज होती है, नाम का खुल जाती है, बट ये फंक्शन सारा करके ये लोन ले लेती है, तो इसी तरह से यहाँ टैक्स हेवन कई एक्सपोर्टिंग वो आते हैं। जैसे आपको मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो बना तो रही है आउटसाइड दिस SEZ, उसका असली काम SEZ के बाहर हो रहा है, आउटसाइड SEZ, बट इट इज़ शोइंग दैट इज वर्किंग इनसाइड SEZ। तो ये जो भी कस्टम ड्यूटी है, जो भी लॉज रिलैक्सेशन है, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है, बट दो इट इज़ आउटसाइड SEZ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। टैक्स कम लग रहा है, इंसेंटिव, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो टैक्स हेवन। देन रेवेन्यू लॉस क्या हो गया, यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो जाता है SEZ को। कई बार रेवेन्यू लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि मान लो IT सेक्टर के लिए आपने IT SEZ खोला है, तो क्योंकि ऑनलाइन काम होने की वजह से और वर्क फ्रॉम होने की वजह से जो इनके ऑफिसेज हैं, ये सब स्पेस जो है खाली रह जाता है। तो कई बार अब SEZ क्या कर रही है, इनको रेंट पे देना शुरू कर रही है, ठीक है। मेनली IT SEZ को थोड़ा सा नुकसान हुआ है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हो गया ऑनलाइन की वजह से, ठीक। फिर इन्वेस्टर शो लेसर इंटरेस्ट,
तो इन्वेस्टर लेसर इंटरेस्ट शो करते हैं एज टैक्स एग्जम्पशंस परमानेंट नहीं होते, क्योंकि टैक्स एग्जम्पशंस परमानेंट नहीं है। इट इज़ डोमिनेटेड बाई IT, ठीक है, IT में ज़्यादा है, बट मैन्युफैक्चरिंग हमें बूस्ट करनी है, उसमें डोमिनेशन कम है, बट वी वांटेड मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेशन। देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे कि कोस्टल स्टेट है सिर्फ उसको फ़ायदा मिलता है और कोई दूसरे को फ़ायदा कम मिल पाता है। लैंड एक्विजिशन की इश्यूज़ होते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट करता है, जो हमने और भी दिखा है, कई बार लैंड लेकर की अनयूज रह जाता है, लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। और लेस देन 60% अभी भी ऑपरेशनल है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से इनको एग्जाम कर दिया जाता है, ये दिक्कत है। तो आसपास की जो इकोलॉजी है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई रिवर है, कोई लेक है, मान लो आपने यहाँ फैक्ट्री खोल दी, ठीक है, यू सेटअप है फैक्ट्री, और यहाँ से एमिशंस निकल रहे हैं, धुआं, ये फैक्ट्री धुआं निकल रहा है। और यहाँ मान लो फॉरेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे नहर, ये एमिशन जा रहा है, यहाँ नदी वदी कोई जा रही है तो यहाँ एमिशन एफ्लुएंट निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है, फिर यहाँ इकोलॉजी को ये केमिकल डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं केमिकल को डिस्ट्रॉय। तो ये लेस देन 60% EIA, तो EIA से भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है, या वेस्ट जनरेशन, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जो उसका 5-6 स्टेप होता है, ठीक। वो EIA का भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है। अब ये क्या देखिए यहाँ पे, ये वे फॉरवर्ड एक तरह से कह लीजिए, प्रोसीजरल रिलैक्सेशंस होने चाहिए, ठीक है, वो उससे बूस्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है ये SEZ को मिलना चाहिए, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए इसके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा तो इनको फाइनेंस अच्छे से मिलेगा, आराम से फाइनेंस मिल जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट और मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, ये सब सारी चीज़ें। दिस इज़ द कल्याणी कमेटी का ये रिकमेंडेशन है। प्रोसीजरल थोड़ा और रिलैक्स करना है, देन इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई, लॉजिस्टिक और अच्छी करो, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक जोन है, उसकी कनेक्टिविटी, रोल और रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्लस यहाँ एक्सपोर्ट हो सके। फिर रिमोट SEZ कनेक्टेड टू पोर्ट्स, तो जो रिमोट SEZ है, जैसे यूपी वाला दादरी के पास है, या नोएडा में SEZ है, तो नोएडा में पोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। देन कोस्टल एरियाज़ को कनेक्ट करो इन ये सब रीजन से, ठीक है। तो पोर्ट से कोस्टल एरियाज से किसको, रिमोट SEZ को कनेक्ट करना है। सॉरी। देन यू हैव टू अप्लाई 3E मॉडल, कि हमारा काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और इनक्लेव मतलब सेल्फ कंटेंट इकोनॉमिक एरिया डेवलप करना, ठीक है, जिसके पास आत्मनिर्भर की तरह समझिए आप, आसपास चीज़ें सारी अवेलेबल हो, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, बिजली चाहिए, तो सेल्फ कंटेंट हो। अब वे फॉरवर्ड क्या है, प्रॉपर EIA हो, इसका मिसयूज़ हो सकता है अगर प्रॉपर EIA नहीं हुआ। सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, आसपास कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इंसान हो चाहे जानवर हो। और फोकस करना चाहिए को एग्जिस्टेंस, 3 चीज़ का, एक इंडस्ट्री रहे तो एग्रीकल्चर भी यहाँ रहे और इन्वायरमेंट भी रहे, तीनों के बीच में एक कोहैबिटेशन चाहिए, को एग्जिस्टेंस चाहिए, और कंसेंसस चाहिए, कंसेंसस शुड बी देयर। SEZ को लिंकेज करो डोमेस्टिक इकोनॉमी से, तो ये लिंक करना, दिस इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी कुछ यहाँ है, क्योंकि अगर जैसे ही डोमेस्टिक इकोनॉमी से, मगर ये आपको मान लो SEZ है, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी से कोई चीज़ यहाँ आती है तो देन इट इज़ कंसिडर्ड, अंदर आई तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इम्पोर्ट, प्रॉपर इम्पोर्ट माना जाता है और अच्छी ड्यूटी लगती है। और कोई यहाँ से चीज़ बाहर आ रही है, यहाँ से चीज़ कोई बाहर आ रही है तो इट इज़ कंसिडर्ड एक्सपोर्ट, बिकॉज यहाँ SEZ है। पर इस कंट्री के लिए समझ जाओ, ट्रेड के मामले में फॉरेन टेरिटरी हो गई, तो ये प्रॉपर एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सब लगती है, और अच्छा लिंकेज होगा तो आसानी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से लिंकेज ज़रूर। तो हमें यहाँ लिंकेज क्यों रखना है, कि मान लो कभी आने वाले समय में अगर बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे और बहुत सारा चीपर प्रोडक्ट में डिमांड करने लगेंगे, तो कभी इंटरनेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आई और मटेरियल जो हम इंपोर्ट करें कम हुआ, तो ये डोमेस्टिक सप्लाई कनेक्टेड रहेगी तो अच्छा होगा। प्लस ये अगर डोमेस्टिक सप्लाई बनी रहेगी, ठीक है, तो इनको भी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं अंदर, उनको भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस दे विल एक्ट एज अ बैकअप, ठीक है, कि कभी इंपोर्ट डिपेंडेंसी में कमी आई तो इनसे भेज करके प्लस इनका ग्रोथ होगा, ठीक है, क्योंकि आसानी तो यहाँ पे है ही है। थोड़ा सा प्रोडक्ट विल बी कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट हो सकता है, क्या ड्यूटी व्यूटी लग जाएगी यहाँ पे, बट स्टिल इनको भी एक ग्रोथ का चांस मिलेगा, ठीक है। इट कुड बी ए स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होना चाहिए और अचानक से नहीं, ठीक है। और फिर अपडेशन ऑफ टैक्सेशन रूल्स, तो टाइमली अपडेशन हो टैक्सेशन रूल्स का। मान लो टैक्स बढ़ाए गए हैं तो एकदम ही ना बढ़ाती जाए, ठीक है, तो एक ग्रेडेड मैनर में होना चाहिए चीज़ें। तो देयर शुड बी टाइमली अपडेशन ऑफ टैक्सेशन रूल्स। तो ये सब सारा ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया, पूरा SEZ कंप्लीट हो गया। और कुछ पॉइंट आपको लग रहा है तो मैं डाल सकता हूँ, एक आध लेक्चर इसका और बना लूँगा और इम्प्रोवाइज्ड में अगर आप इसको यू वांट टू क्या नाम है, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं ये PDF मिले तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।